इस चुनाव में 68 उम्मीदवार मैदान में थे। यह चुनाव देश के सबसे दिलचस्प और अहम चुनावों में से एक था और हमेशा रहेगा। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को उम्मीदवार बनाया था, जबकि वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम भी खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे। हम बात कर रहे हैं 1988 में इलाहाबाद लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की। इस उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शास्त्री की हार हुई थी और जीते थे निर्दलीय उम्मीदवार वीपी सिंह, वो भी बड़े अंतर से। कांशीराम का प्रदर्शन भी संतोषजनक रहा था और इस संतोषजनक प्रदर्शन से ही वीपी सिंह की जीत की राह और ज्यादा आसान हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। शुरुआत 1984 के लोकसभा चुनाव से करते हैं। इलाहाबाद सीट से लोकदल के उम्मीदवार थे दिग्गज राजनेता हेमवती नंदन बहुगुणा और कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था महानायक अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के रिश्ते बेहद घनिष्ठ थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में चुनाव हो रहा था और कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति का माहौल था। कांग्रेस के अमिताभ बच्चन ने लोकदल के उम्मीदवार हेमवती नंदन बहुगुणा को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया था। साल 1987 में बोफोर्स तोप सौदे में दलाली और भ्रष्टाचार से आहत वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री के पद और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बोफोर्स मामले में अमिताभ बच्चन का नाम उछला था तो सांसद से अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया था। साथ ही राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया था। ऐसे में इलाहाबाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव घोषित हो गया था। कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा था और कांग्रेस से अलग होकर आवाज बुलंद करने वाले वीपी सिंह इलाहाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। इलाहाबाद वैसे भी समाजवादी आंदोलन का हमेशा से बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन जब कांग्रेस से उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को बनाया गया था तो वीपी सिंह संकट में पड़ गए थे, क्योंकि शास्त्री परिवार से बेहद घनिष्ठ संबंध वीपी सिंह के थे। ऐसे में वह उम्मीदवारी से पीछे हटना चाहते थे। क्या वीपी सिंह की हिचकिचाहट को लेकर हरियाणा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, लेकिन इसमें वीपी सिंह और चौधरी देवीलाल के बीच कहा सुनी तक हो गई थी और वीपी सिंह मीटिंग छोड़कर चले गए थे। हालांकि अरुण नेहरू समेत कई दूसरे नेताओं ने खूब प्रयास कर वीपी सिंह को चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ और तब वीपी सिंह बुलेट बाइक से प्रचार किया करते थे। मुलायम सिंह यादव चुनाव की शुरुआत में खुलकर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वीपी सिंह और मुलायम सिंह यादव में मतभेद थे। जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे तब दस्यु उन्मूलन अभियान का सबसे जबरदस्त विरोध मुलायम सिंह यादव ने ही किया था। खैर, देवीलाल ने मुलायम सिंह यादव को मना लिया था, जिसके बाद मुलायम सिंह प्रचार करने लगे थे। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वीपी सिंह के पीछे समूचा विपक्ष एकजुट था और उस वक्त वीपी सिंह की लोकप्रियता भी चरम पर थी। वीपी सिंह के समर्थन में पीडी टंडन पार्क सिविल लाइंस में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने तब कहा था कि कांग्रेस से मुक्ति ही देश की तरक्की का आधार है। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत इलाहाबाद की धरती से होनी चाहिए। यहाँ जो बदलाव होगा उसका देशव्यापी असर नजर आएगा। एक और उम्मीदवार ऐसे थे जो इस दिलचस्प चुनाव में सबका ध्यान खींच रहे थे और वो थे बसपा उम्मीदवार कांशीराम। कांशीराम दलितों में तो बेहद लोकप्रिय हो रहे थे और दलित वोट बैंक कांग्रेस से खिसककर बसपा की ओर रुख करने का मन बना रहा था और ये वोट में भी खूब दिखा। खैर, चुनाव का परिणाम आया तो वीपी सिंह को 2,02,996 वोट मिले थे, जबकि सुनील शास्त्री को 92,245, कांशीराम को 69,517 वोट मिले थे। अहम बात यह थी कि 68 में से 66 उम्मीदवार निर्दलीय थे। सुनील शास्त्री की बड़ी हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस परिणाम से यह साफ हो गया था कि कांग्रेस के खिलाफ वास्तव में माहौल है।
वीपी सिंह इलाहाबाद के पास मांडा रियासत यानी कि मांडा राजघराने से आते थे और लोग उन्हें राजा साहब भी कहा करते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। साथ ही इस वीडियो के विलंब से आने के लिए भी हम आपसे माफी मांगते हैं।